गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होने के बाद सीधे हम पहुंच गए हैं क्लास 11th में। क्लास 10th जो है पूरा ऑनलाइन एनवायरनमेंट में पढ़ाई करते करते हमारा निकल गया और क्लास 11th की शुरुआत भी ऐसे ही हो रही है। वैसे होता ये है कि क्लास 11th में जब हम होते हैं तो हम नया सब्जेक्ट चूज करते हैं, उसके लिए हम अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन करते हैं, अपने सीनियर्स के साथ डिस्कशन करते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लगातार 1 साल से हम ऑनलाइन एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं और ऐसे एनवायरनमेंट में बहुत सारे डिस्कशंस, बहुत सारे हेल्दी डिस्कशंस जो होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं ऐसे केस में आप सबको सजेस्ट करूंगा कि बहुत प्रॉपरली प्लान करके अपना सब्जेक्ट चूज कीजिएगा। अगर आपने कॉमर्स चूज कर लिया है तो उसके साथ एडिशनल सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है। कॉमर्स के साथ मैथ्स चूज करना है, कंप्यूटर साइंस चूज करना है, पीई चूज करना है, जो भी चूज करना है बहुत सोच समझ के चूज कीजिएगा क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिचुएशन तो नॉर्मल हो जाए लेकिन हमारे करियर पे उसका परमानेंटली इफेक्ट पड़ता रहे। इसीलिए बहुत प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। खैर चलिए, स्कोर मोर एकेडमी में क्लास 11th का ये पहला लेक्चर है अकाउंट्स का। शुरुआत करते हैं अपने सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के साथ। हमारा सब्जेक्ट है अकाउंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अकाउंट्स से रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स होते हैं। सबसे पहले मैं उनकी बात करता हूं, उसके बाद हमको अकाउंट्स में क्या सीखना है उसकी बात भी करेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है चूंकि हमने कॉमर्स लिया है और कॉमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है अकाउंट्स, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम अकाउंट्स सीख जाएंगे तो हम बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि अकाउंट्स में कहीं ना कहीं बिजनेस ही सिखाया जाएगा। बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस की अलग अलग सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है, इस तरह की बहुत सारी बातें सिखाई जाएंगी अकाउंट्स में, ऐसा स्टूडेंट्स को लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव ही अलग है। बिजनेस किस तरह से किया जाता है ये अकाउंट्स में आपको नहीं सिखाया जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, इस सब्जेक्ट में हमको करना क्या होता है, इस सब्जेक्ट में हम सीखेंगे क्या। क्योंकि अगर आपको ये विजन क्लियर होगा कि अगर हम इस सब्जेक्ट में जो सीखने वाले हैं वो हमारे दिमाग में क्लियर है तो हम उसी एंगल से पढ़ाई करते हैं। और अदरवाइज अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपको पूरे साल भर ये लगता रहेगा कि हम आखिर अकाउंट्स में एंड में सीखेंगे क्या। अकाउंट्स में हम बिजनेस करना तो सीख नहीं पा रहे हैं, तो आखिर वो दिन कब आएगा जब हम अकाउंट्स में बिजनेस करना सीखेंगे, बिजनेस के अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करना सीखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अकाउंट्स में आप इस तरह की बातें नहीं सीखने वाले हैं। एक बिजनेसमैन जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव के लिए ही हर बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है। तो ये प्रॉफिट क्या वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट करेगा क्या। सपोज मिस्टर शर्मा है, मिस्टर शर्मा ने बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम है शर्मा एंटरप्राइजेस। अब शर्मा एंटरप्राइजेस जो मिस्टर शर्मा ने स्टार्ट किया है वो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से ही स्टार्ट किया होगा, तो वो प्रॉफिट आखिर कब कैलकुलेट होगा। हर ट्रांजैक्शन के बाद क्या मिस्टर शर्मा अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते रहेंगे क्या। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने गुड्स खरीदे और फिर थोड़े थोड़े करके गुड्स वो बेचना चालू करेंगे, तो जैसे ही गुड्स बेचते हैं इमीडिएटली अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और डायरी में लिखते जाते हैं। कुछ इस तरह से वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे क्या। तो देखिए, एक ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है। शर्मा जी ने सपोज 100 रुपए के गुड्स खरीदे और उन गुड्स को 110 रुपए में बेच दिया, तो 10 रुपए का प्रॉफिट। ये बोलने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन प्रैक्टिकली सोच के देखिए, एक दुकानदार जब अपनी बिजनेस चलाता है, जब दुकान चलाता है, तो वो एक ही दिन में न जाने कितने ट्रांजैक्शंस करता है। वो कई बार गुड्स खरीदता है, अलग अलग सप्लायर से वो गुड्स खरीदता है और फिर अलग अलग कस्टमर्स को वो गुड्स बेचता भी है और अलग अलग प्राइजेस पे बेचता है। कोई अच्छे कस्टमर्स होते हैं तो उनको थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दिया जाता है, कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनको हम हायर वैल्यू पे गुड्स बेचते हैं। तो ऐसे केस में शर्मा जी हर ट्रांजैक्शन के बाद तो प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फिर आखिर बिजनेस में प्रॉफिट कब कैलकुलेट किया जाता है। बिजनेस में प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है साल में एक बार और जनरली कैलकुलेट किया जाता है 31 मार्च को। जो बातें मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा आपको ध्यान रखनी है। जनरली देखिए, जैसे हमारा एकेडमिक ईयर होता है, एक तो होता है हमारा कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी से शुरू हो जाता है, 31 दिसंबर तक चलता है, फिर नया साल शुरू हो जाता है। हमारा एकेडमिक ईयर कैसे चलता है, जनरली 1 अप्रैल से चालू होता है। अब तो धीरे धीरे ऐसा होने लग गया है कि मार्च में ही क्लासेस चालू हो जाती है नए सेशन की, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि 1 अप्रैल से नया सेशन चालू होता है। तो हम उसको बोलते कैसे हैं, एकेडमिक सेशन 21-22 जो एट प्रेजेंट आपका चल रहा है, अप्रैल से शुरू हुआ है, वो 21-22 एकेडमिक सेशन है। वैसे ही जब हम बिजनेस में प्रॉफिट कैलकुलेट
कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कभी भी जनवरी टू दिसंबर ईयर नहीं लेते हैं, हम हमेशा ईयर लेते हैं अप्रैल टू मार्च। अगेन जैसे हम एकेडमिकली सेशन लेते हैं वैसे ही अकाउंटिंग ईयर का भी एक कंसेप्ट होता है। अकाउंटिंग ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से जो पीरियड स्टार्ट हुआ 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक जाएगा। इस पूरे एक साल का प्रॉफिट जो है वो हम 31 मार्च को कैलकुलेट करते हैं और ऐसा लगभग सारे बिजनेसमैन ही करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है प्रॉफिट कैलकुलेशन का। इसके एक्सेप्शन भी हैं, हम चाहें तो अपना प्रॉफिट वैसे तो कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है मैं उसकी बात बता रहा हूं। जनरली पूरे साल भर में प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया जाता है, साल में केवल एक बार 31 मार्च को प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन क्या अगर साल में केवल एक बार प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो क्या हम साल भर कोई तैयारी नहीं करेंगे क्या? अगर हमको फाइनल एग्जाम मार्च में देना होता है तो क्या हम सीधे मार्च में फाइनल एग्जाम देते हैं? क्या पूरा साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं क्या? ऑफ कोर्स हम पूरा साल भर पढ़ाई करते हैं, नोट्स बनाते हैं प्रॉपरली, बीच बीच में हमारे क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम्स होते रहते हैं, टेस्ट देते रहते हैं, हमें पता चलता रहता है कि हम सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब समझिए अकाउंटिंग का क्या रोल है। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है 31 मार्च ईयर एंड जब आएगा तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब उस प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। जितने भी ट्रांजैक्शंस हम करते हैं, ट्रांजैक्शंस का क्या मीनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, जिसको मैं बाद में लूंगा। फिलहाल मैं आपको इतना बता रहा हूं, ट्रांजैक्शन का मतलब है लेन देन। हम बहुत सारे गुड्स खरीदते हैं, उनको अलग अलग प्राइजेस में बेचते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज हमारे यहाँ पे काम करते हैं, उनको हम सैलरी पे करते हैं, रेंटेड प्रेमाइसेस में अगर हम काम कर रहे होते हैं तो वहां का रेंट भी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं पूरे साल भर में। तो ऐसे एक्सपेंसेस और ऐसे ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने दिमाग में इतने सारे ट्रांजैक्शंस होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। आप सोच के देखिए, हम दिन में अगर 100 बार गुड्स बेचते हैं तो हमने कितने लोगों को गुड्स बेचा है और किस वैल्यू पे बेचा है, क्या हम अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकते हैं? जितने भी आप साल भर में कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, क्या वो सिर्फ सुन के अपने दिमाग में आप स्टोर करके रख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वैसे ही अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट का कैलकुलेशन। और वो प्रॉफिट कब कैलकुलेट होगा? वो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा 31 मार्च को। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी। और किस तरह की तैयारी करनी है? हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन करने हैं? हमें जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बिजनेस के, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते जाएंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब ये रिकॉर्डिंग क्या होती है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते जाएंगे उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते जाएंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप फिलहाल कुछ इस तरह से मानिए कि एक सेपरेट हमारे पास बुक अवेलेबल है जिसमें हम नोट करते जा रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर बोलूंगा ये कि अकाउंट्स अपने आप में एक सेपरेट लैंग्वेज है जिसके अपने रूल्स हैं। जैसे हम हिंदी सीखते हैं, जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं, वैसे ही हमको अकाउंट्स एक लैंग्वेज की तरह सीखना है। अकाउंट्स की लैंग्वेज में डेबिट क्रेडिट का बहुत बड़ा रोल है। इस डेबिट क्रेडिट का मतलब भी समझना है, अकाउंटिंग में बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब भी समझना है। लेकिन ये सारी चीजें आपको केवल तब समझ में आएंगी जब आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। और ऑब्जेक्टिव केवल इतना है कि हमें प्रॉपरली प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना है। आई रिपीट, दो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंट्स के। पहला, हमें सही प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्योंकि देखिए ये केवल एक ट्रांजैक्शन नहीं है कि 100 रुपए के गुड्स खरीद के 110 में बेच दिए, 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में हम एंटर करने वाले हैं और ऐसे ट्रांजैक्शंस में जब हम एंटर करते हैं तो हो सकता है हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से चूक जाए, मिस हो जाए कोई ट्रांजैक्शन। तो क्या ऐसे केस में हमारा प्रॉफिट सही कैलकुलेट होगा क्या? बिल्कुल भी सही कैलकुलेट नहीं होगा। तो अकाउंट्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम सही प्रॉफिट कैलकुलेट करें और इसके अलावा
हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी संपत्ति कितनी है, पूरे साल भर में हमने जो कमाया है वो कहां रिप्रेजेंट हो रहा है, वो कहां गया पैसा, वो फाइनेंशियल पोजीशन सही सही पता लगाते हैं अकाउंट्स में। तो ये अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मीनिंग से। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डिस्कशन स्टार्ट करता हूं मैं। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के मीनिंग से ही हम हमेशा अपने सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो अकाउंट्स में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब ध्यान से समझिएगा, बेसिक फंडा ये है कि फ्री में कोई भी किसी के लिए कुछ भी नहीं करता है। अगर कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है तो बदले में उसका प्राइस चार्ज करेगा। तो अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं। इस बात को बैकग्राउंड में याद रखना है कि फ्री में किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता है। अब देखिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तीन तरह के हो सकते हैं, या फिर ट्रांजैक्शन तीन तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं कंप्लीट ट्रांजैक्शन, दूसरा है इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन, जिसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी बोला जाता है अकाउंट्स में, और तीसरा एक्चुअली ट्रांजैक्शन है ही नहीं, वो एक कंफ्यूजन है। देखा जाए तो ट्रांजैक्शन दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको भी समझना पड़ेगा ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि ये जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं है। तीसरी कैटेगरी है जिसको मैं बोलूंगा नो ट्रांजैक्शन। और क्यों समझना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मीनिंग? क्योंकि हमने अभी अभी बात की कि अकाउंट्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट का कैलकुलेशन। साल भर में हमें एक बार भले ही प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए तैयारी पूरे साल भर करनी होती है। और तैयारी करने का मतलब यहाँ पे ये है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। हमें ये चेक करना है कि जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं उनमें अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं तो उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है मतलब सेपरेटली रिकॉर्ड करना है। तो ऐसे केस में कंप्लीट ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है, और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनको ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ट्रांजैक्शन तब होगा जब एटलीस्ट दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। सपोज दो पार्टीज हैं ए और बी, और जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि बिजनेस में कोई भी फ्री में किसी के लिए कुछ नहीं करता है। अगर ए अपनी सर्विसेज बी को देगा या फिर ए बी के लिए कुछ करेगा तो बदले में बी को भी उसका पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर बी को भी ए के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मतलब दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं और दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करना है, कोई ना कोई सर्विस देनी है या फिर गुड्स देने हैं, तभी जाके वो ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो ऐसे केस में अगर दोनों पार्टीज अपना अपना काम इमीडिएटली कर रही हैं तो उसको कंप्लीट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। ए ने बी को गुड्स दिए, बी एक कस्टमर है, बी गया ए के पास गुड्स खरीदे, ए ने इमीडिएटली गुड्स दे दिए। ए ने बी के लिए क्या किया, ए ने बी को गुड्स दिए, ए का काम खत्म हुआ, बदले में बी ने पैसे दिए। तो ऐसे केस में ए का काम था गुड्स सप्लाई करना, उसने अपना काम कर दिया। बी का काम है पैसे देना, बी ने पैसे दे दिए। ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। पहली बात तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है क्योंकि मनी इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व होना कंपलसरी है, उसके बिना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता। और ऐसे केस में यहाँ पे जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं दोनों ने अपना अपना काम कर लिया है, तो ऐसे केस में इसको एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसी का एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज एक्स और वाई, एक्स जो है वो वाई का एम्प्लॉय है, वाई बिजनेसमैन है और एक्स है एम्प्लॉय। अब एक्स ने अपनी सर्विसेज दी वाई को, क्योंकि एक्स एम्प्लॉय है तो वो ऑफिस में काम करेगा। एक्स ने अपनी सर्विसेज वाई को दी और वाई ने बदले में एक्स को सैलरी दी, सैलरी का पेमेंट किया। तो ये क्या एक ट्रांजैक्शन माना जाएगा क्या? बिल्कुल, ये भी एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन माना जाएगा, कंप्लीट ट्रांजैक्शन माना जाएगा।
क्यों कंप्लीट ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं यहाँ पे इसको? क्योंकि एक्स का काम था सर्विस देना, उसने सर्विस दे दी। वाई का काम है, वाई बिजनेसमैन है, वाई का काम है सर्विसेज के बदले में एक्स को पेमेंट देना, तो उसने भी पेमेंट कर दिया। तो ये ट्रांजैक्शन अपने आप में कंप्लीट ट्रांजैक्शन है। जो भी कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, क्या उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होगा? बिल्कुल, कंप्लीट ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होगा और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट का कैलकुलेशन। ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन की, फिर आ जाएंगे नो ट्रांजैक्शन पे। अब देखिए, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन मतलब वो होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि दो पार्टीज एटलीस्ट इन्वॉल्व होनी चाहिए। अब अगर एक पार्टी अपना काम कर दे और दूसरी पार्टी बोले कि मैं अपना काम बाद में करूंगा, जैसे कि सपोज ए ने गुड्स बेचे बी को, पर बी ने बोला यार पैसे नहीं है, मैं पैसे तुमको बाद में दे दूंगा, तो ऐसे केस में दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ करना था एक दूसरे के लिए, लेकिन एक पार्टी ने तो अपना काम कर दिया, दूसरी पार्टी ने अभी तक अपना काम नहीं किया है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज तो होंगी ही होंगी, अगर दोनों ने अपना अपना काम पूरा कंप्लीट कर लिया है तो उसे हम कंप्लीट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अगर दोनों पार्टीज ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया है, एक का काम पेंडिंग है, तो ऐसे केस में हम उसे इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। पर याद रखिएगा, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन का मतलब वो होता है जहां पे एक पार्टी ने एटलीस्ट दूसरे के लिए कुछ ना कुछ काम किया हो। इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं, उधार वाले ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं। अब ये क्या है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जब हमने गुड्स बेचे और बदले में कस्टमर ने हमें पैसे नहीं दिए, टाइमली पैसे नहीं दिए, उसने बोला कि वो 1 महीने बाद आके पेमेंट करेगा, तो ऐसे केस में क्या वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया क्या? बिल्कुल वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। जैसे ही एक पार्टी ने अपना काम किया, वो ट्रांजैक्शन तो हो गया। अगर दोनों पार्टी अपना अपना काम कर लेती तो वो एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन हो जाता, लेकिन एक पार्टी ने अपना काम किया है और दूसरी पार्टी ने अभी तक अपना काम नहीं किया है, इसीलिए वो इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो फिर नो ट्रांजैक्शन किसको बोलेंगे? जहां पे दोनों पार्टीज ने केवल बात की है, ना तो पहली पार्टी ने दूसरी के लिए कुछ किया है और ना ही दूसरी पार्टी ने पहली के लिए कुछ किया है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। सपोज ए और बी मिले एक पार्टी में। ए ने बोला यार बी, तुम्हारे पास एक जमीन है जिसकी वैल्यू लगभग 10 लाख रुपए है, वो जमीन मुझे चाहिए। बी ने बोला ठीक है, वो जमीन मैं तुमको बेच दूंगा। तो ए ने बोला एक काम करते हैं, अभी कुछ समय होल्ड कर लेते हैं, इस दिवाली में एक काम करूंगा, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए का चेक दे दूंगा और तुम ये जमीन मुझे बेच देना। तो बी ने बोला ठीक है, हम दिवाली में ऐसा ट्रांजैक्शन करेंगे, तुम मुझे 10 लाख रुपए का चेक देना और बदले में मैं तुम्हें जमीन ट्रांसफर कर दूंगा। तो ऐसे केस में एट प्रेजेंट जब वो पार्टी में है और आपस में बात कर रहे हैं, ए ने क्या बी के लिए कुछ किया है क्या? नहीं किया है, क्योंकि उसने 10 लाख रुपए के चेक देने की बात केवल बोली है। बी ने ए के लिए कुछ किया है क्या? बी ने भी ए के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि बी भी उसको जमीन देगा ऐसा केवल उसने बोला है। ना तो ए ने बी के लिए कुछ किया है, ना ही बी ने ए के लिए कुछ किया है। तो ऐसे केस में कंप्लीट ट्रांजैक्शन तो हो ही नहीं सकता, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन भी नहीं है, क्योंकि इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन होने के लिए भी एटलीस्ट एक पार्टी को तो अपना काम करना होता है। भले एक पार्टी अपना पूरा काम ना करे, लेकिन एटलीस्ट काम की शुरुआत तो करे। इस बात का मीनिंग भी आपको समझ में आएगा। लेकिन यहां पे तो ऐसा हो रहा है कि किसी भी पार्टी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया, तो ऐसे केस में वो ट्रांजैक्शन नहीं है। और अगर वो ट्रांजैक्शन नहीं है तो क्या उसे प्रॉफिट के कैलकुलेशन के लिए रिकॉर्ड करना चाहिए क्या? उनको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में एक्चुअली दो ही चीजें आती हैं, कंप्लीट ट्रांजैक्शंस और इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस। नो ट्रांजैक्शन तो मैंने इसीलिए लिखा है ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो हमको लगता है कि वो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, पर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एक्चुअली नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टीज में से एटलीस्ट एक का काम करना बहुत जरूरी है। जब तक एटलीस्ट एक पार्टी कुछ ना कुछ कर नहीं देती, तब तक उसे इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन भी नहीं माना जाता। तो ये तीनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी आपको दी जाएगी, आपको ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई तो करते आना चाहिए कि वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, कि वो इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है, कि वो ट्रांजैक्शन ही नहीं है। क्योंकि अगर वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन है,
तो भी उसकी रिकॉर्डिंग होगी, अगर वो इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है तो भी उसकी रिकॉर्डिंग होगी। मैं आपको बेसिकली एक बात बताता हूं, जो हमारा पहला चैप्टर है अकाउंट्स का, जो पहला कंसेप्ट हमको सीखना है, हमने पहले शुरुआत तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से कर ली, हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मीनिंग भी समझ लेंगे, लेकिन हमको एक्चुअली शुरुआत करनी है रिकॉर्डिंग से। हमको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते आना चाहिए, और उसको रिकॉर्ड करने के लिए पहले ये तो समझ में आए कि रिकॉर्ड किसको करना है और किसको नहीं करना है, क्योंकि एक बार ये समझ में आ जाए कि रिकॉर्ड किसको करना है तो फिर हम ये समझेंगे कि रिकॉर्ड कैसे करना है, और वहां से शुरुआत होगी डेबिट और क्रेडिट की। तो फिलहाल तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किन आइटम्स को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है और किन आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करना होता है। खैर चलिए, इस डिस्कशन को हटाता हूं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स देता हूं जिससे आपको कंप्लीट ट्रांजैक्शंस, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस और नो ट्रांजैक्शंस और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहले इस डिस्कशन को आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए, कंप्लीट और इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस को समझाने के लिए और किस तरह से हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, इस बात को समझने के लिए मैं फिर से कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको, ताकि आपको ये चीज और क्लियर हो जाए कि किसको कंप्लीट ट्रांजैक्शन बोलेंगे, किसको इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन बोलेंगे, और एक्चुअली किस दिन ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। मान लेते हैं कि ये हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मतलब यहां पे हमको ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसी को पहला स्टेप बोला जाता है अकाउंटिंग का। हमारा सब्जेक्ट अकाउंट्स है, अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कैलकुलेशन, और प्रॉफिट कैलकुलेशन की शुरुआत होगी रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से। जिस तरह से आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करना, शुरुआत कहां से करते हैं? शुरुआत करते हैं हम क्लास अटेंड करने से। क्लास अटेंड करते हैं, फिर उस क्लास के नोट्स बनाते हैं, फिर रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते हैं हमारे, ताकि हम अपना असेसमेंट कर पाएं। तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप हम अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैसे ही यहाँ पे हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कैलकुलेशन है, लेकिन शुरुआत हो रही है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से। अब ये रिकॉर्डिंग कैसे होगी उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फिर से हम कंप्लीट और इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं और डेट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सपोज साल की शुरुआत मैंने अभी अभी आपको बताया कि 1 अप्रैल को होती है। 1 अप्रैल 2021 नया अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ। अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि 1 अप्रैल से ही हमेशा हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। कैलेंडर ईयर की शुरुआत होती है 1 जनवरी से, खत्म होता है साल 31 दिसंबर को, लेकिन हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। अब देखिए, 1 अप्रैल को मिस्टर शर्मा ने, जिनका बिजनेस है शर्मा एंटरप्राइजेस, इन्होंने डिसाइड किया कि ये एक प्रेमाइसिस, जिसको बिल्डिंग भी बोलते हैं हम, एक बिल्डिंग को रेंट पे लेंगे और उस रेंटल बिल्डिंग में ये अपना काम करेंगे। तो इन्होंने डिस्कशन किया मिस्टर वर्मा के साथ। मिस्टर वर्मा के पास एक बिल्डिंग खाली पड़ी हुई है और वो रेंट पे देना चाहते हैं। तो ऐसे केस में मिस्टर शर्मा जो हैं वो शर्मा एंटरप्राइजेस के बिहाफ पे, याद रखिएगा एक चीज, एक खास बात जो मैं आपको बताना भूल गया, कि हमें हमेशा, अब चूंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो सारे के सारे पैसे वाले ट्रांजैक्शंस तो हमारे दिमाग में आने ही चाहिए। इसके अलावा हमको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हमें हमेशा बिजनेस के एंगल से सोचना है, और बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। इस कंसेप्ट को मैं फिर से क्लास में डिस्कस करूंगा, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको शॉर्ट में समझ लीजिए कि मिस्टर शर्मा एक अलग एंटिटी है, शर्मा एंटरप्राइजेस जो उसका बिजनेस है वो एक सेपरेट अलग एंटिटी है। तो ऐसे केस में शर्मा एंटरप्राइजेस के बिहाफ पे मिस्टर शर्मा जो हैं वो मिस्टर वर्मा से मिलने गए हैं। तो ऐसे केस में अल्टीमेट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि शर्मा एंटरप्राइजेस को बिल्डिंग चाहिए किराए पे। तो इन दोनों की मीटिंग हुई, 1 अप्रैल को मीटिंग हुई, ये डिसाइड हुआ कि जो ये बिल्डिंग है इसको किराए पे दिया जाएगा। मिस्टर वर्मा जो है वो रेंट चार्ज करेंगे, मंथली रेंट फिक्स हुआ 10,000 रुपए।
10,000 पर मंथ। ये डिसाइड हुआ कि शर्मा एंटरप्राइजेस जो है वो इस बिल्डिंग में रह के अपना काम करेंगे और मिस्टर वर्मा को हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे और एक महीने के बीच में कभी भी मिस्टर वर्मा रेंट नहीं मांग सकते हैं और ना ही शर्मा एंटरप्राइजेस को महीने के बीच में कभी रेंट देने की जरूरत पड़ेगी। पूरा महीना सर्विस मिलेगी, मतलब ये है कि वो आप अपनी बिल्डिंग में काम कर सकते हो, उसके बाद जैसे ही महीना खत्म होगा आपको रेंट पे करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें जो है वो एग्रीमेंट में लिख दी गई। एक एग्रीमेंट बनाया गया शर्मा एंटरप्राइजेस और मिस्टर वर्मा के बीच में और वो एग्रीमेंट बनवाया गया है 1 अप्रैल 2021 को। अब मुद्दे की बात यह है कि जैसे ही उन्होंने एग्रीमेंट बनवाया, क्या उन दोनों के बीच में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ क्या? किन दोनों के बीच में? शर्मा एंटरप्राइजेस एक अलग एंटिटी है और मिस्टर वर्मा एक अलग एंटिटी है। दो पर्सन्स, दो एंटिटीज इन्वॉल्व हैं, दो एंटिटीज होने ही चाहिए हर ट्रांजैक्शन में। तो ऐसे केस में आपको यह सोचना है कि जैसे ही उन्होंने एग्रीमेंट बनवाया, एग्रीमेंट में यह लिखवाया कि शर्मा एंटरप्राइजेस बिल्डिंग को यूज करेगी, मिस्टर वर्मा को हर महीने 10,000 रुपए का किराया मिलेगा और ये सारी बातें एक एग्रीमेंट में नोट करवा दी गई। तो जैसे ही वो एग्रीमेंट बना, क्या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ? अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ तो वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन है कि इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है, ये बात भी हमको समझ में आनी चाहिए। भले दोनों की रिकॉर्डिंग होती है लेकिन फिर भी दोनों को अलग तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। कंप्लीट ट्रांजैक्शंस बहुत इजीली रिकॉर्ड होते हैं, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो पहले हमको फर्क समझ में आना चाहिए कि कंप्लीट ट्रांजैक्शन है कि इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है। अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, एग्रीमेंट बनवा लेना अपने आप में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता। आई रिपीट, सिर्फ एग्रीमेंट बन गया। उस एग्रीमेंट में क्या लिखवाया है इन्होंने कि शर्मा एंटरप्राइजेस बिल्डिंग को यूज करेंगे, मिस्टर वर्मा को 10,000 रुपए का रेंट मिलेगा। तो एट प्रेजेंट देखा जाए तो शर्मा एंटरप्राइजेस ने बिल्डिंग को यूज नहीं किया है, मिस्टर वर्मा को अभी तक किराया नहीं मिला है। मैंने आपको ट्रांजैक्शन की मीनिंग क्या बताई थी? ट्रांजैक्शन की मीनिंग मैंने आपको यह बताई थी कि जब एटलीस्ट एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए काम कर लेती है तो हम उसको ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं, पर वो भी इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन। और कंप्लीट ट्रांजैक्शन वो होगा जिसमें दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के लिए काम कर लिया हो। तो यहां पे एग्रीमेंट बना है, एग्रीमेंट में सिर्फ ये लिखा है कि शर्मा एंटरप्राइजेस को किराए पे बिल्डिंग मिली है, वो बिल्डिंग को यूज करेंगे, अभी किया नहीं है, यूज करेंगे। देन उसके बाद मिस्टर वर्मा को किराया मिलेगा, अभी मिला नहीं है, किराया भी मिलेगा मंथ एंड पे। तो ऐसे केस में जब शर्मा एंटरप्राइजेस ने मिस्टर वर्मा के लिए कुछ नहीं किया, मिस्टर वर्मा ने शर्मा एंटरप्राइजेस के लिए कुछ नहीं किया, तो ऐसे केस में ट्रांजैक्शन हुआ ही कहां? तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या 1 अप्रैल को रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी क्या? द आंसर इज नो। 1 अप्रैल को कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। अब और आगे की बात करते हैं। अब 1 अप्रैल को ये एग्रीमेंट साइन हो गया, इन दोनों ने साइन किया। उसके बाद 30 अप्रैल 30 अप्रैल जो कंडीशन थी कि हर महीने के बेसिस पर रेंट मिलेगा मिस्टर वर्मा को, 30 अप्रैल के दिन क्या हुआ? शर्मा एंटरप्राइजेस ने रेंट भेजा मिस्टर वर्मा को 10,000 रुपए, रेंट का पेमेंट कर दिया। अब 1 महीना निकल चुका है और जो एग्जैक्ट डेट है 30 अप्रैल, लास्ट डेट मंथ की, उसी दिन शर्मा एंटरप्राइजेस ने मिस्टर वर्मा को किराए का पेमेंट कर दिया। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या शर्मा एंटरप्राइजेस ने अपना काम कर लिया है क्या? द आंसर इज यस। उनका काम क्या था? उन्हें रेंट का पेमेंट करना था हर महीने के एंड पे, और वो शर्मा एंटरप्राइजेस ने किया है। मिस्टर वर्मा का क्या काम था? मिस्टर वर्मा का काम था कि पूरा महीना उन्हें वो बिल्डिंग यूज करने देंगे। क्या मिस्टर वर्मा ने उन्हें बिल्डिंग यूज करने दिया? बिल्कुल दिया। शर्मा एंटरप्राइजेस ने किराया दिया है तो बिल्डिंग में वो किराए से रह ही रहे होंगे, ये बात समझ में आ रही होगी। किराए से रह रहे हैं मतलब किराए से अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या मिस्टर शर्मा ने अपना काम कर लिया है क्या? बिल्कुल कर लिया है। सॉरी, शर्मा एंटरप्राइजेस ने अपना काम कर लिया है क्या? बिल्कुल कर लिया है। मिस्टर वर्मा ने अपना काम कर लिया है क्या? बिल्कुल कर लिया है। दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम कर लिया है। ये एक कंप्लीट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। 1 अप्रैल को
कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था, लेकिन 30 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ है और वो एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन है। तो क्या यहाँ पे 30 अप्रैल को रिकॉर्डिंग करनी होगी क्या? द आंसर इज यस, 30 अप्रैल को रिकॉर्डिंग करनी होगी। तो मैं यहाँ पे जहाँ पे रिकॉर्डिंग लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देता हूं 30 अप्रैल को रिकॉर्डिंग होगी, या इनफैक्ट पहले लिखता हूं 1 अप्रैल को रिकॉर्डिंग नहीं होगी, 30 अप्रैल को रिकॉर्डिंग होगी। और यहां पे जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, और 1 अप्रैल को तो केवल एग्रीमेंट बनवाया गया था, कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ था। तो मेरे ख्याल से ये एग्जांपल आपको प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। इसको और आगे बढ़ाते हैं। 31 मई। अब चूंकि ऐसा तो है नहीं कि एग्रीमेंट जो बनवाया गया था वो केवल 1 महीने के लिए बनवाया गया होगा। एग्रीमेंट बनवाते हैं तो वो कम से कम 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है। खैर ये बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको तो एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ऐसे केस में 30 अप्रैल को जैसे ही 10,000 रुपए का किराया दिया तो एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब नया महीना चालू हुआ, नए महीने में फिर से शर्मा एंटरप्राइजेस ने बिल्डिंग को यूज किया, जैसे यूज कर रहे थे वैसे ही यूज करते चले गए। 31 मई को 10,000 रुपए का किराया पे नहीं किया। मिस्टर वर्मा का फोन आया, शर्मा जी ने बोला कि हमारे पास एट प्रेजेंट अमाउंट अवेलेबल नहीं है, लॉकडाउन की वजह से हमारे पास पैसे की शॉर्टेज है और हम आपको ये किराया दे जरूर देंगे। हमने आपकी बिल्डिंग को यूज किया है तो हमको किराया तो देना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास पैसे अवेलेबल नहीं है, हम कुछ ही दिनों में आपका पेमेंट कर देंगे। अब एग्रीमेंट के एंगल से सोच के बताइए, क्योंकि देखिए यहां पे लीगली चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। लीगली बात करते हैं, क्या मिस्टर वर्मा ने अपना काम कर लिया है क्या? मिस्टर वर्मा का क्या काम था? मिस्टर वर्मा का काम था कि वो अपनी बिल्डिंग को यूज करने के लिए देंगे। क्या उन्होंने पूरा मई का महीना, क्योंकि मंथली बेसिस पे चल रहा था सब, तो हम मंथली बेसिस की ही बात करते हैं, हम डेली बेसिस की बात नहीं करेंगे कि 1 तारीख को दिया कि नहीं दिया, 2 तारीख को बिल्डिंग यूज करने दी कि नहीं दी, क्योंकि उन्होंने जो रेंट डिसाइड किया था वो हर महीने का डिसाइड किया था। तो एटलीस्ट महीना भर उनको सर्विस तो दीजिए, महीना भर उनको बिल्डिंग यूज तो करने दीजिए, उसके बाद तो किराया लेंगे। तो ऐसे केस में मिस्टर वर्मा ने तो अपना काम पूरा कर लिया। कैसे पूरा कर लिया? मिस्टर वर्मा ने पूरा मई का महीना उन्हें अपनी बिल्डिंग यूज करने के लिए दी। ऐसे केस में मिस्टर वर्मा का काम कंप्लीट हो चुका है। पर क्या शर्मा एंटरप्राइजेस ने 31 मई को अपना काम पूरा किया क्या? द आंसर इज नो। एक पार्टी ने अपना काम पूरा कर लिया है। ये काफी सारे स्टूडेंट्स को अभी एग्जाम्पल में दे रहा हूं तो बात समझ में आती है, लेकिन फाइनली जब हम रिकॉर्डिंग सीखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता। ध्यान से समझिएगा, मिस्टर वर्मा ने अपना काम कर लिया क्योंकि जैसे ही उन्होंने 31 मई तक उससे बिल्डिंग यूज करने दिया उसका काम पूरा हो गया। उसको अलग से कुछ गुड्स नहीं सप्लाई करने थे, अलग से कोई सर्विस नहीं देनी थी, वो अपनी बिल्डिंग उनको यूज करने दे रहा है, यही उसका काम है। जैसे ही बिल्डिंग यूज हो गई पूरे 1 महीने, उसका काम खत्म हुआ। ऐसे केस में शर्मा एंटरप्राइजेस ने अभी तक अपना काम नहीं किया है, और अगर अभी तक अपना काम नहीं किया है तो ऐसे केस में क्या ये ट्रांजैक्शन है क्या? द आंसर इज यस, ये ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है क्योंकि मिस्टर वर्मा की तरफ से काम पूरा हो चुका है, लेकिन शर्मा एंटरप्राइजेस की तरफ से काम अभी भी बाकी है। हमको तो शर्मा एंटरप्राइजेस के एंगल से सोचना है, लेकिन शर्मा एंटरप्राइजेस के एंगल से सोचें या फिर मिस्टर वर्मा के एंगल से सोचें, किसी के भी एंगल से सोचें, अगर दोनों में से किसी भी एक पार्टी का काम करना अभी बाकी है तो हम उसे इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन ही बोलेंगे। अब अगर हम शर्मा एंटरप्राइजेस के एंगल से सोचते हैं तो भी ये इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है, मिस्टर वर्मा के एंगल से सोचते हैं तो भी ये इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन ही है, क्योंकि मिस्टर वर्मा ने भले अपना काम कर लिया है लेकिन जिस पार्टी के साथ वो डील कर रहे हैं उसने तो अभी तक अपना काम नहीं किया। तो एक अगर कोई ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट होता है तो वो दोनों पार्टीज के लिए इनकम्प्लीट होता है, भले वो एक साइड से इनकम्प्लीट है। हमें मालूम है मिस्टर वर्मा ने काम पूरा कर लिया है, लेकिन मिस्टर वर्मा की बुक्स में भी वो इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन की तरह ही रिकॉर्ड होगा। और इसी बात को मैं और अच्छे से समझाना चाहता हूं। देखिए, अब मैंने आपको सबसे पहले समझाया कंप्लीट ट्रांजैक्शंस, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस, जिसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं।
क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में एक्चुअली दो टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब ये बात आज वाली क्लास की लास्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसके बाद हम अपनी क्लास को कंक्लूड करेंगे। चूंकि पहला दिन है, मैं नहीं चाहता कि हम कंसेप्चुअली किसी पॉइंट में अटक जाएं, पहले ही दिन से हमको समझ में आना बंद हो जाए। तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर इस तरह से आपको सारी बातें समझ में आएंगी तो आपको अकाउंट्स में मजा भी आएगा और आपका स्कोर भी अच्छा होगा। आपको मैंने मार्क्स के बारे में नहीं बताया है, कितने मार्क्स की थ्योरी है, कितने मार्क्स के प्रैक्टिकल है, मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है। ये सारी बातें भी मुझे बतानी है। लेकिन देखिए, एक ऐसा सब्जेक्ट, पहली बात तो आपके लिए सब्जेक्ट बिल्कुल नया है, आपके लिए फील्ड बिल्कुल नई है। तो ऐसे केस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में समझें तो सही, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, थ्योरी की बात करेंगे, बहुत डिटेल में सारी चीजों की बात करेंगे। लेकिन पहले हमको थोड़ा बहुत अकाउंट्स का तो नॉलेज हो कि हम अकाउंट्स में क्या सीख रहे हैं। जब तक उसका नॉलेज नहीं होगा तब तक किसी भी बात को समझने में आपको दिक्कत ही आएगी। अब देखिए, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं। ट्रांजैक्शन पहले तो दो हो गए, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। अब इनकम्प्लीट में भी दो टाइप के ट्रांजैक्शन कौन से हैं? एक है राइट टू रिसीव और दूसरा है ड्यूटी टू पे। ये दोनों लीगल वर्ड्स हैं, और अगर ये दोनों लीगल वर्ड्स आपको समझ में आ गए आज, मतलब आपकी क्लास आपने सक्सेसफुली अटेंड कर ली, ट्रांजैक्शन का मतलब समझ में आ गया, अच्छी बात है। ये सारा एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया, पूरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया और अच्छी बात है। अब एक आखिरी बात समझने की कोशिश करते हैं कि राइट टू रिसीव क्या होता है और ड्यूटी टू पे क्या होता है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम आएगी अगर आप ये एग्जाम्पल अच्छे से समझेंगे तो। अब जो ये ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। और अगर एक पार्टी के लिए वो राइट टू रिसीव है तो दूसरी पार्टी के लिए पक्का ड्यूटी टू पे होगा। अब समझिएगा, शर्मा एंटरप्राइजेस के एंगल से बात करते हैं। शर्मा एंटरप्राइजेस के एंगल से 31 मई को क्या ट्रांजैक्शन हो चुका है? क्या बिल्कुल ट्रांजैक्शन तो हो चुका है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट वो किसके बिहाफ पे है? शर्मा एंटरप्राइजेस ने उसको होल्ड करके रखा है, शर्मा एंटरप्राइजेस की वजह से वो इनकम्प्लीट है, कि मिस्टर वर्मा की वजह से वो इनकम्प्लीट है तो दोनों के लिए ही इनकम्प्लीट, लेकिन उसका रीजन है शर्मा एंटरप्राइजेस। मतलब यह है कि शर्मा एंटरप्राइजेस ने अपना काम नहीं किया है, जबकि मिस्टर वर्मा ने अपना काम कर दिया है। तो ऐसे केस में शर्मा एंटरप्राइजेस के लिए जो ये इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है वो है ड्यूटी टू पे। ड्यूटी टू पे का मतलब होता है जब हमने अपना काम नहीं किया, दूसरी पार्टी ने अपना काम कर दिया है, तो ऐसे केस में हमारी लीगली लायबिलिटी है कि हम उसको पे करेंगे। भले आज पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के कभी ना कभी तो लीगली हमें पेमेंट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो हमारे ऊपर कोर्ट केस भी कर सकता है। तो ऐसे केस में इस सिचुएशन को बोला जाएगा ड्यूटी टू पे। ये किसके एंगल से बात की हमने? शर्मा एंटरप्राइजेस के एंगल से। अब मिस्टर वर्मा के एंगल से भी सोच के देखते हैं। मिस्टर वर्मा के एंगल से ये 31 मई वाला जो ट्रांजैक्शन है, क्या ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? क्या बिल्कुल ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। क्या ये इनकम्प्लीट है? बिल्कुल इनकम्प्लीट है। क्या ये मिस्टर वर्मा की वजह से इनकम्प्लीट है? द आंसर इज नो। मिस्टर वर्मा ने तो इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। उन्होंने तो अपनी बिल्डिंग यूज करने दे दी पूरे 1 महीने के लिए, लेकिन उन्हें पैसा नहीं मिला है। मतलब मिस्टर वर्मा के लिए ये ट्रांजैक्शन जो पेंडिंग है वो शर्मा एंटरप्राइजेस की वजह से ही पेंडिंग है। तो मिस्टर वर्मा ये बोल सकते हैं कि उनके लिए राइट टू रिसीव है, पैसा लेने का अधिकार है। क्यों पैसा लेने का अधिकार है? क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया है, और अगर उन्होंने अपना काम कर दिया है तो लीगली राइट एस्टेब्लिश हो चुका है, कभी ना कभी तो उनको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोनों पार्टीज के लिए अगर इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है, जो कि होगा तो दोनों के लिए ही इनकम्प्लीट होगा, और अगर दोनों के लिए इनकम्प्लीट होगा तो एक के लिए राइट टू रिसीव होगा और दूसरे के लिए ड्यूटी टू पे होगा। अगर ये बातें आपको समझ में आएंगी तो पहला चैप्टर रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आपको बहुत इजी लगेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। खैर चलिए, मैंने आपको राइट टू रिसीव और ड्यूटी टू पे का मीनिंग समझा दिया। एक आखिरी एग्जांपल और लूंगा ताकि इन्हीं बातों को हम फिर से रिकॉल करें और उसके बाद आज वाली क्लास को कंक्लूड करेंगे। पहले आप इस डिस्कशन को नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब जो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा वो आपको पहले वाले एग्जाम्पल, रेंट वाले एग्जाम्पल से भी ज्यादा इजी लगेगा, क्योंकि रेंट वाला एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के थोड़ा सा ट्रिकी लिया था। अगर आपको ट्रिकी कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो ये वाला एग्जाम्पल तो उससे भी कंपैरेटिवली इजी है। अब समझिएगा ध्यान से मेरी बात को। सपोज दो पार्टीज हैं, ए और बी।
बी ने, अच्छा यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसमें रिकॉर्डिंग करनी है, बी ने 23 मई को ऑर्डर दिया, ए को ऑर्डर दिया कि तुमको हमको गुड्स सप्लाई करने हैं और जैसे ही तुम गुड्स सप्लाई करोगे हम तुम्हारा पेमेंट कर देंगे। ये बात हो गई बी और ए के बीच में। ऑर्डर दिया है 23 मई को। अब ए ने क्या किया, ए ने गुड्स बनवाने शुरू किए। ए एक मैन्युफैक्चरर है, उसकी खुद की फैक्ट्री है, गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए और मैन्युफैक्चरिंग की फाइनल डेट है 31 मई। 31 मई को गुड्स बन के रेडी हो गए। समझिएगा ध्यान से, जब बी ने ए को ऑर्डर दिया था तब बी ने ए के लिए कुछ नहीं किया था और ना ही ए ने बी के लिए कुछ किया था। तो ऐसे केस में 23 मई को रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती क्योंकि कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर बात करते हैं 31 मई की। 31 मई के दिन गुड्स बन के रेडी हो गए हैं लेकिन ए ने अभी तक गुड्स सप्लाई नहीं किए हैं और ना ही बी ने कोई पेमेंट किया है। तो 31 मई को भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। ट्रांजैक्शन का मीनिंग अगर क्लियर है तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि एटलीस्ट एक पार्टी का दूसरी पार्टी के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी है। यहां पे अब क्या हुआ, 3 जून को फाइनली ए ने गुड्स सप्लाई कर दी, बी को वो गुड्स रिसीव हो गए। बी ने बोला तुम्हारे गुड्स हमको मिल चुके हैं लेकिन देखो हमको पेमेंट के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, हम इन गुड्स को मार्केट में बेचेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे और तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। बी जानता है, सॉरी ए जानता है कि बी हर बार ऐसा करता है और ये उनके लिए एक रूटीन जॉब है। ए टाइमली पैसे रिसीव कर लेता है बी से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है आज तक। ए ने अलाउ कर दिया, ठीक है आपके पास 1 महीने का समय है, आप आराम से पेमेंट करते रहिए, हमारी तरफ से तो ये काम कंप्लीट हो चुका है। मतलब कि 3 जून को ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया। अब समझते हैं क्या ये 3 जून को जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है ये कंप्लीट ट्रांजैक्शन है कि इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है। बिल्कुल ये इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है क्योंकि ए ने तो अपना काम कर लिया लेकिन बी ने अपना काम नहीं किया है। अब हम बात करते हैं ए के लिए क्या है और बी के लिए क्या है, क्योंकि इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन में हमको दोनों बातें समझ में आनी चाहिए। ए ने अगर अपना काम पूरा कर लिया है तो 3 जून को ए के लिए वो माना जाएगा राइट टू रिसीव। राइट टू रिसीव का मतलब होता है हमने हमारा काम कर लिया है, अब उसकी तरफ से काम करना बाकी है। और बी के लिए 3 जून को यह माना जाएगा ड्यूटी टू पे। ड्यूटी टू पे का मतलब होता है सामने वाले ने अपना काम कर दिया है पर हमें अभी अपना काम करना बाकी है। और ऑब्वियसली बी ने अभी तक अपना काम नहीं किया है। जब बी सोचेगा तो वो इसी तरह से सोचेगा कि देखो ए ने अपना काम किया है पर हमने नहीं किया तो हमारी ड्यूटी है। ए किस तरह से सोचेगा कि बी ने अभी तक अपना काम नहीं किया है पर हमने तो कर दिया है तो हमारे लिए तो ये राइट है। राइट एक बेनिफिट है और ड्यूटी एक लायबिलिटी है। इन दोनों के बीच का फर्क समझ में आना चाहिए। राइट मतलब पैसे लेने का अधिकार और ड्यूटी मतलब पैसे पे करने की लायबिलिटी। अगर आप इसको हिंदी में समझेंगे तो बहुत इजीली ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। राइट टू रिसीव है ए के लिए और ड्यूटी टू पे है बी के लिए। पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं। द आंसर इज यस, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और ये इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन भले है। क्या इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा? बिल्कुल रिकॉर्ड किया जाएगा। यहां पे आप लिख सकते हैं इनकम्प्लीट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या ये कोई फॉर्मेट हम सीख रहे हैं क्या? ये कोई फॉर्मेट नहीं है। जो भी फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा पहले ही स्पेसिफिकली बताऊंगा कि ये फॉर्मेट हमको सीखना है और उसके रूल्स भी बताऊंगा सारे। ये तो हम सिंपली ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे ताकि किस चीज को रिकॉर्ड करना है किस चीज को रिकॉर्ड नहीं करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए बी ने ऑर्डर दिया, देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिजनेस एक्टिविटी है ना ऑर्डर देना भी, पर हर बिजनेस एक्टिविटी जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए किसी न किसी का काम करना जरूरी है। फिर ए ने गुड्स बनवा भी लिए, गुड्स बनवाने में भी उसने काम किया होगा लेकिन फाइनल
फाइनली अभी तक सप्लाई नहीं किए हैं बी को गुड्स, जिस दिन बी को गुड्स सप्लाई हो गए ए का काम पूरा हो गया। एटलीस्ट एक पार्टी का काम पूरा हो जाए तब तो जाके हम उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मान सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया होगा। जो पिछला एग्जांपल हमने लिया रेंट वाला, उसमें एग्रीमेंट बना था, तब कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, फिर पहले महीने का पेमेंट जो था वो टाइमली कर दिया गया था। शर्मा एंटरप्राइजेस ने मिस्टर वर्मा को टाइमली पेमेंट कर दिया था, वो कंप्लीट ट्रांजैक्शन था। फिर 31 मई के दिन क्या हुआ, शर्मा एंटरप्राइजेस के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने रेंट को होल्ड कर दिया था। ऐसे केस में वो एक इनकम्प्लीट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था। और एक और खास बात होती है, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस किसी न किसी दिन जाके तो कंप्लीट होंगे ही होंगे, और जब वो कंप्लीट होंगे फिर से हमें उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना होगा। मतलब कंप्लीट ट्रांजैक्शन जो है वो केवल एक बार में ही पूरा रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन जो कि नाम से ही क्लियर है कि वो इनकम्प्लीट है, तो पहले उसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा जब वो जनरेट हो रहा है पहली बार। उसके बाद जब वो सेटल होगा फाइनली, जब वो इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन फाइनली कंप्लीट होगा, तब उसको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कंप्लीट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इजी है, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना डिफिकल्ट है, क्योंकि उसकी दो बार रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। पहले उस दिन जब वो ट्रांजैक्शन हुआ है इनकम्प्लीट नेचर का ही सही, और उसका जब फाइनल सेटलमेंट होगा उस दिन उसको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन उसका प्रोसीजर है, उसके अलग से रूल्स हैं जिसको हमको डिटेल में समझना है। सारे के सारे रूल्स, डेबिट क्रेडिट के सारे फंडे अगर हमको एक ही दिन में समझ में आ जाएंगे तो फिर बाकी पूरे दिनों में हम करेंगे क्या। तो मेरे ख्याल से ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। इसको प्रॉपरली आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं। अब चूंकि देखिए ये पहला सेशन है हमारा, इसीलिए मैं कोई नया कंसेप्ट और यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हमने ऑलरेडी पहली क्लास के हिसाब से काफ़ी सारी बातें कर ली हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब समझा, कंप्लीट ट्रांजैक्शन, इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन, नो ट्रांजैक्शन का मीनिंग समझा, फिर इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन में राइट टू रिसीव और ड्यूटी टू पे का मीनिंग समझा। ये सारी बातें अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे क्लास अटेंड करना सक्सेसफुल रहा। अब देखिए स्टार्टिंग की जो कुछ क्लासेस हैं, 4 से 5 क्लासेस जो हैं वो इसी तरह से आपको अटेंड करनी है। जूम ऐप के थ्रू हम पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वहां पे होता यह है कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई टाइमली अटेंड नहीं कर पाता है तो उसकी क्लास मिस हो जाती है, या फिर ऐसा भी होता है कि अगर किसी स्टूडेंट को एक बार में पूरा लेक्चर समझ में नहीं आया तो वो दूसरी बार अटेंड नहीं कर सकता है। लेकिन वर्चुअल क्लास का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपको लेक्चर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से देख सकते हैं, 2 बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप तीसरी बार देख सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास कंटेंट अवेलेबल होगा तो आप घर बैठे बैठे अच्छे से सारी चीजें सीख सकते हैं। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम वर्चुअल क्लासेस लगाते हैं, लाइव क्लासेस नहीं लगाते हैं। खैर चलिए, आज वाली क्लास को तो यहीं कंक्लूड करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट क्लासेस आपकी 5 डेमो क्लासेस के बाद लगेंगी वो आपकी सेपरेट ऐप के थ्रू लगेंगी, और उसकी जानकारी मैं आपको अलग से दूंगा। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वो ऐप आपको कैसे यूज करना है, आपको कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड तो बहुत सिंपली आप कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद उसे कैसे यूज करना है, उस ऐप में मैं सारे स्टूडेंट्स को ऐड करूंगा, उसके बाद ही वो वहां पे वीडियो लेक्चर्स देख पाएंगे। और वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ अब आप टाइमली क्लासेस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आप घर पे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको क्वेश्चंस देता रहूंगा। वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करके मुझे पीडीएफ बना के भेज सकते हैं या फिर इमेज फॉर्मेट में भेज सकते हैं, और वो भी आपके पास ऐप में ही ऑप्शन रहेगा। उसी ऐप के थ्रू आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ होगा डेमो क्लासेस के बाद। जब तक डेमो क्लासेस चल रही हैं तब तक आपको केवल क्लासेस टाइमली अटेंड करनी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 11th में आप पहुंच चुके हैं, नेक्स्ट ईयर आप सीनियर मोस्ट हो जाएंगे, तो ऐसे केस में किसी को भी फोर्सफुली पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। लाइव क्लासेस के थ्रू भी मैं चाहूं तो आपको फोर्सफुली नहीं पढ़ा सकता हूं, आपके पेरेंट्स भी चाहेंगे तो आपको फोर्सफुली नहीं पढ़ा पाएंगे। अगर आप अपनी इच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो ही ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल है। तो 5 दिन का जो ये समय है ये केवल इस बात को जज करने के लिए है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ताकि ये डिसीजन ले पाए कि आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो इसीलिए टाइमली क्लासेस अटेंड कीजिए। क्लासेस के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको सारे कंसेप्ट जो मैंने क्लास में कवर किए वो समझ में आए कि नहीं आए, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएंगे तो मैं कोशिश करूंगा और बेहतर तरीके से आपको नेक्स्ट क्लास में समझाने की कोशिश करूं। उसके बाद जैसे ही हमारी मेन क्लासेस ऐप के थ्रू स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर हम होमवर्क की भी बात करेंगे, क्लास वर्क की भी बात करेंगे, क्वेश्चंस भी आपको सेपरेट प्रोवाइड किए जाएंगे और उनके आंसर्स भी आपको सबमिट करने होंगे। खैर चलिए, आज वाली क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू सो मच।